लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था कि जिसमें रेजिस्टेंस हमने लिया था 1000 ओम, कैपेसिटेंस 2000 और जो बैटरी था उसका वोल्टेज था 100 वोल्ट। और हमसे पूछा गया था चार्ज एट टाइम t इजिकल टू 0.5 सेकेंड एंड करंट एट टाइम 1 सेकेंड। तो चार्ज के लिए हमने कर लिया था। करंट में हमने थोड़ा सा एक मिस्टेक ये कर दिया, ये इक्वेशन 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई टाउ नहीं होती, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। करंट का जो इक्वेशन होता था वो ये था कि I इज इक्वल टू आई नोट e की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसको करेक्ट करते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछा है तो इस t को रख देंगे 1 सेकेंड। जो हमारा टाइम कांस्टेंट आ गया था, टाइम कांस्टेंट आ गया था 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 माइनस नहीं है, ऐसे ही ये आई नोट हमने निकाला था, ये कितना आया था e बाई आर 0.1, ठीक है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें कट जाएंगी तो ये हट जाएगा, तो ये जो आंसर आएगा 0.61 इंटू 0.1, तो ये जो आंसर आ जाएगा ये है 0.061 एम्पियर। तो हमारा जो मिस्टेक हो गया था वो ये था कि 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ नहीं होता, ये होता है आई इजिकल टू आई नोट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो अब तक जो हमने बात की, हमने किया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हमने दो चीज़ें लिखना सीखा। एक हो गया चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि टी के साथ चार्ज कैसे जाएगा, इस तरीके का जाएगा, ठीक है, कि इतना चार्ज स्टोर होते हुए जाएगा। और इसमें कैपेसिटर में से कितना करंट पास कर जाएगा वो हम लिखते थे ऐसे। तो हमने चार्ज और करंट हमने लिखना सीख लिया। अब इसमें तो और भी चीज़ें पूछ सकता है वो, ठीक है, चार्ज और करंट के अलावा और भी चीज़ें पूछ सकता है, कि जैसे कि जो करंट इसमें से पास हो रहा है वही करंट इसमें से पास हो रहा है। तो ऐसा पूछ सकता है कि टी टाइम में आर रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस में से करंट जाएगा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो सकता है। तो वो ऐसा भी पूछ सकता है, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता है तो उसके बाद आप बाकी सारी चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। जैसे अगर मुझे रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विल बी, इसमें बहने वाला करंट आई टी, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इंटू में रेजिस्टेंस। अब करंट लिखना मुझे आता है ई बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, तो हमने यहाँ पे करंट लिखा, आर से आर कैंसिल हो गया, तो वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ गया, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो हम इसको एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि पोटेंशियल कैसे लिखते हैं रजिस्टर में, कि टाइम का क्या फंक्शन रहेगा, आप उसको ऐसे याद कर सकते हो। या आप उसका देखो कि अगर आपने चार्ज और करंट लिखना सीख लिया है उसके बाद पोटेंशियल कैसे लिखोगे रेजिस्टेंस में, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो वो कर दो, आपके पास फंक्शन बन के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो कि अगर इसी में देखें कि टाइम t इजिकल टू 0 पे इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, तो इसको 0 रखोगे, तो e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो गया, वी आर ई के बराबर आ गया। अगर इन्फिनिटी की बात करें तो इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो पोटेंशियल इन्फानाइट टाइम पे कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, और वो होना भी चाहिए क्योंकि इन्फानाइट टाइम में कितना करंट इसमें मूव करेगा, 0, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो t इजिकल टू 0 पे कुछ पोटेंशियल था और t इजिकल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हो गया 0। तो अगर पोटेंशियल का और टाइम का ग्राफ बनाओ तो t इजिकल टू 0 पे पोटेंशियल था e और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल था 0। तो पोटेंशियल रजिस्टर के अक्रॉस ऐसे डिक्रीज़ करते हुए जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, इस फंक्शन के हिसाब से डिक्रीज़ करते हुए जाएगा, ठीक है। तो पहले रजिस्टर में पोटेंशियल था ज़्यादा, टाइम के साथ वो कम होते 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 0 हो जाएगा, तो ये उसका ग्राफ बन जाएगा। अगर आप ये बात देखो कि कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज़ होगी, जैसे इसमें चार्ज इंक्रीज़ होता है तो चार्ज इंक्रीज़ का ग्राफ कैसे बनता था, ऐसे। करंट कम होता है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। इसमें पोटेंशियल कम हो रहा है तो उसका ग्राफ भी कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो मतलब अगर चीज़ें इंक्रीज़ हो रही होगी, कोई भी चीज़ें अगर टाइम के साथ बढ़ रही है तो उसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा इंक्रीज़ होता हुआ, और अगर डिक्रीज़ करने वाला बनेगा, कोई चीज़ कम होगी तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो आपको सिर्फ जज करना है इंक्रीज़ होना है या डिक्रीज़ होना है, क्योंकि इक्वेशंस तो सब सेम है। कि यहाँ पर देखो जिस तरीके से करंट कम होगा, जिस तरीके से करंट चलेगा उसी तरीके से पोटेंशियल चलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन सेम होती है तो ग्राफ भी सेम होते हैं। अब हमसे ये भी पूछ सकता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इसके ऊपर चार्ज स्टोर होता जाएगा,
तो चार्ज स्टोर होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कैसे निकालते हो? चार्ज बाय कैपेसिटेंस, Q इज इक्वल टू सी वी होता है तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो चार्ज हमने लिखना सीखा सी ई 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, सी से सी कैंसिल, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यहाँ बच जाएगा ई 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। अगेन ज़ीरो टाइम पे इन्फाइनाइट टाइम पे निकालना चाहो, टी को ज़ीरो रखो, इसमें ज़ीरो रखोगे तो ई की पावर ज़ीरो बनेगा विच इज़ 1, 1 माइनस 1 ज़ीरो। इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो, 1 माइनस ज़ीरो 1, तो यहाँ क्या बच जाएगा? सिर्फ ई। तो टी इजिकल टू ज़ीरो पे पोटेंशियल ज़ीरो, टी इजिकल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ई हो गया, तो ये ऐसे इंक्रीज़ करते हुए जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसका जो फंक्शन है वो इस तरीके का बना है और जो चार्ज का फंक्शन होता है वो भी ऐसा है, मतलब चार्ज का जो इक्वेशन है बिल्कुल वैसा से इक्वेशन ये बना है। तो जैसा चार्ज का ग्राफ आएगा वैसे ही पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर का ग्राफ आएगा। अगर आप इसमें लूप लो लगाओ तो लूप लो क्या कहता है, किरचॉफ लूप लो क्या कहता है, किसी भी जनरल टाइम पे इन्फिनिटी पे बोल लो, ज़ीरो पे बोल लो, किसी भी जनरल टाइम पे बोल लो, इस पूरे लूप में नेट पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल होगा यहाँ से लेकर यहाँ जाओगे पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा, यहाँ से लेकर यहाँ जाओगे पोटेंशियल कम होगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ जाओगे पोटेंशियल कम होगा, मतलब ये दोनों पोटेंशियल का सम इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, किसी भी हर टाइम पे ये दोनों पोटेंशियल सम अप करके मुझे क्या देंगे? ई के बराबर देंगे। ठीक है, आप फंक्शन से भी नोट कर सकते हो कि इन दोनों को ऐड करो तो ई इसके साथ जाएगा, तो ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, दोनों को ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ई इंटू वन ये बचेगा विच इज़ ई। तो अगर आपने एक फंक्शन आपने निकाल लिया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल 100 है और किसी भी टाइम पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल 40 है, तो इसके अक्रॉस कितना होगा? 60, 100 माइनस 40 60। अब और चीज़ें भी हो सकती है कि एक रेजिस्टेंस में से करंट मूव करेगा तो इसमें हीट जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोई ये कैपेसिटर है उसमें चार्ज स्टोर होना शुरू हो रहा है, मतलब उसमें एनर्जी स्टोर होना शुरू हो रही है, तो एनर्जी कैसे लिखेंगे? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल बी, एनर्जी हम लिखते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c, टी टाइम पे चार्ज होगा क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो क्यू हमने लिखा, जो भी हमने चार्ज लिखा उसका स्क्वायर किया, सी ई का स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ का स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर, यहाँ पे एक सी, तो एक सी से एक सी कैंसिल, तो क्या बचेगा? हाफ सी ई स्क्वायर 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ का होल स्क्वायर। एक तो क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट तो इन वाले इक्वेशंस को याद कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर उन्होंने चार्ज और करंट लिखना सीख लिया है उसके बाद एनर्जी कैपेसिटर में निकालते हो क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो वो फंक्शन लिखो उसको डिवाइड कर दो, तो आपको नए नए फंक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें और देखो कि ये जो एनर्जी है ये मैक्सिमम एनर्जी है दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी? जब इसके ऊपर मैक्सिमम पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा या इसमें मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो कहीं से भी निकाल लो, जैसे अगर मैं पोटेंशियल के टर्म में लिख रहा हूँ, कैपेसिटर पे मैक्सिमम ईएमएफ कितना जनरेट हो सकता है कि इन्फिनाइट टाइम पे ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो इस पर इन्फिनाइट टाइम पे कितना पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा? ई, इसका कैपेसिटेंस सी है तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? हाफ सी ई स्क्वायर, तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर विल बी हाफ सी ई स्क्वायर। अगर ये पूछा जाए कि इसमें कितना हीट बनेगा या इसमें कितना थर्मल पावर डेवलप होगा, तो थर्मल पावर या हीट कैसे निकालते हो? हीट प्रोड्यूस इन रजिस्टर विल बी आई स्क्वायर आर डी टी। करंट अगर वेरिएबल होता है तो उसको इंटीग्रेट करते हो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में करंट तो वेरिएबल है ही कि वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज़ करता हुआ जा रहा है, चेंज होता हो जा रहा है, तो आप क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो आई स्क्वायर आर डी टी, इसको आप 0 से लेकर t पे इंटीग्रेट कर दो। उन्होंने पूछा कि 0 से लेकर 2 सेकंड पे कितनी हीट बनी, तो 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करोगे। अगर उन्होंने पूछा टोटल हीट कितना बनी, तो हीट तब तक बनती जाएगी जब तक उसके अंदर करंट है। तो करंट ख़त्म कब हो जाता है? इन्फानाइट टाइम पे, कि जब टाइम इन्फानाइट हो जाता है तो सर्किट में करंट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, तो रजिस्टर में भी करंट कितना हो जाएगा? 0। तो अगर टोटल हीट जनरेटेड पूछा होगा तो आप इंटीग्रेट करोगे 0 से इन्फिनिटी पे, करंट का फंक्शन लिखो,
उसको स्क्वायर करो और उसको आर डी टी के साथ क्या करो, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन में देखो इसमें एक्सपोनेंशियल यूज़ होता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल अगर आप देखो तो सबसे पहले जो करंट का स्क्वायर होगा, मतलब ई का जो पावर आएगा उसका कुछ स्क्वायर होगा। तो देखो ई की पावर अल्फ़ा क्यूब, ठीक है। मान लो ई की पावर अल्फ़ा एक टर्म है, उसको मुझे क्यूब करना है, तो इसका मतलब होता है ई की पावर 3 अल्फ़ा, ना कि ई की पावर अल्फ़ा क्यूब, ये नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। ई की पावर 3 अल्फ़ा। तो अगर आप ई का स्क्वायर करोगे तो मतलब जो भी यहाँ पे पावर होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। दूसरी बात, अगर मैं इंटीग्रेशन सीखूँ तो जो इसमें इंटीग्रेशन यूज़ होगा ई की पावर अल्फ़ा डी टी, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या लिखते हो, ई की पावर अल्फ़ा का अल्फ़ा टी, ई की पावर अल्फ़ा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर अल्फ़ा टी, ये फंक्शन एज इट इज़ डिवाइड बाय अल्फ़ा। फिर आप इसमें लिमिट लगा दोगे, ठीक है। जो भी लिमिट आएगा, लिमिट रखना हमने सीख ही लिया था, ठीक है। तो आप इसको करके देखोगे तो ये आ जाएगा हाफ सी ई स्क्वायर। तो ऐसे करके देखो इस वाले क्वेश्चन में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में अब आपसे कुछ भी चीज़ पूछे, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, चार्ज और करंट पता है, तो बाकी सारी चीज़ें हम फटाफट डिराइव कर सकते हैं। इसमें एनर्जी स्टोर्ड, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसमें हीट डेवलप्ड, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, ठीक है। वो सब हम बाकी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो उन्होंने पूछा कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रहा है, ठीक है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू स्टोर 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम एनर्जी। शुरू में एनर्जी स्टोर होगी 0, टाइम के साथ इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा कि जब मैक्सिमम एनर्जी का 1/4 एनर्जी स्टोर कर लेता है तो कितना टाइम लगेगा, ठीक। तो एक तरीका तो इसका क्या है कि हम एनर्जी का फंक्शन लिखें देन उसको सोल्व करें। तो एनर्जी स्टोर्ड हम कैसे लिखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, u एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये हम लिखते हैं यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ का होल स्क्वायर, ठीक है, जिसमें यू मैक्स होता है हाफ सी ई स्क्वायर, ठीक। तो हमें तो क्या करना है, हमें दिया हुआ है कि भाई वो टाइम बताओ जिसमें जो एनर्जी है वो 1/4 हो जाए, इसका 1/4 हो जाए। तो हमें पता लगाना है कि यू टी कितना हो जाए, 1/4 यू मैक्स। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 यू मैक्स इज इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। यू मैक्स से यू मैक्स कैंसिल, तो ये स्क्वायर, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ का होल स्क्वायर। रूट ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, इसका रूट लोगे तो हाफ आएगा। इस पूरे टर्म को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस टी बाय टाउ 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 विल बी 1/2, ठीक है। इसको रेसिप्रोकेट कर सकते हो तो ई की पावर टी बाय टाउ इज इक्वल टू, इसका भी फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। अब हम इसको कैसे सोल्व करते थे, हम ln लेते थे, टेक ln ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नेचुरल लॉग लोगे तो ये आ जाएगा ln ई टी बाई टाउ विल बी ln2, ये जो पावर है ये बाहर आ जाती है और ये क्वांटिटी 1 बन जाता है, तो टी बाई टाउ इज इक्वल टू ln2 हो जाएगा 0.693। तो यहाँ से जो हमारे पास टाइम आ गया वो कितना आ गया, टाउ 0.693। तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, एनर्जी 1/4 हो गया, एनर्जी 1/8 हो गया, जो पोटेंशियल हो गया वो 1/2 हो गया, 1/6 हो गया, तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। तो ये आपका ये बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो ऐसे चलता है। इसमें देखो एक तो ये है कि हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम एनर्जी का फंक्शन निकालते हैं देन उसको सोल्व करते हैं। दूसरा ये भी तो है कि सारी की सारी जो भी चीज़ हो रही है वो चार्ज और करंट के ऊपर ही हो रहा है। तो अगर मैं चार्ज और करंट से चीज़ों को रिलेट करना शुरू कर दूं तो हमें नए फंक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि एनर्जी 1/4 हो गया तो उसको चार्ज से कैसे रिलेट कर सकते हो, कि एनर्जी को आप कैसे लिखते हो, एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ, ऐसे लिख लो Q² बाई 2C, ठीक।
तो एनर्जी 1/4 होने का मतलब है, अगर एनर्जी 1/4 हो गया मैक्सिमम का, ठीक है, इसका मतलब अगर ये क्वांटिटी 1/4 हो गया, मतलब ये वाला क्वांटिटी 1/4 हो गया, तो 2 और C तो चेंज हो ही नहीं सकते। तो चेंज कौन हो रहा होगा? करंट, ये चार्ज चेंज हो रहा होगा। कि अगर ये वाला क्वांटिटी कितना हो गया 1/4, मतलब क्यू स्केयर कितना हो गया, क्यू स्केयर विल बी 1/4 ऑफ क्यू मैक्स। तो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा 1/2 ऑफ क्यू मैक्स। तो आपको नया फंक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने ये देखा कि जो एनर्जी है वो कैसे रिलेट करती है, क्यू स्केयर बाई 2C। एनर्जी 1/4, इसका मतलब है क्यू स्केयर 1/4, मतलब जो क्यू होगा वो 1/2 हो जाएगा। अब आपको चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम याद है, ये वाला इक्वेशन तो याद करना ही पड़ता है चार्ज वाला। तो क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब आपका क्वेश्चन ये बच गया कि आपको चार्ज क्यू मैक्स का हाफ करना है। तो ये हो जाएगा क्यू मैक्स बाई 2 इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। क्यू मैक्स से क्यू मैक्स कैंसिल, तो इक्वेशन क्या आएगा? हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम ही तो है। तो मैं एनर्जी का फंक्शन लिखने के बजाय उसको मैं चार्ज से रिलेट करके काम कर सकता हूँ, ताकि मुझे, क्योंकि चार्ज का एक फंक्शन तो मुझे याद होता ही है, तो उसको हम चार्ज से रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लो मुझसे पूछा जाए कि जो हीट है, हीट 1/4 हो जाए मैक्सिमम की, इसका मतलब है आई स्क्वायर 1/4 हो गया मैक्सिमम का। इसका मतलब है करंट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम का हाफ। ऐसे वो किसी भी रेशियो में पूछे आप उसको रिलेट कर सकते हो। जैसे और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, अगर आप ये चीज़ पूछना चाहो कि चलो इस पे पोटेंशियल की बात करते हैं कि पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस इज़ गिवन बाय दिस, ठीक है। अगर मुझसे पूछ लिया वो टाइम बताओ जिसमें पोटेंशियल अपने मैक्सिमम पोटेंशियल का 1/8 हो जाए, ठीक। तो पोटेंशियल 1/8 होने का क्या मतलब है? पोटेंशियल लिखते कैसे? आई इंटू आर। तो पोटेंशियल 1/8 होने का मतलब है करंट 1/8 हो जाएगा अपने मैक्सिमम का, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो चेंज कौन होगा? करंट। ये 1/8 होने का मतलब है करंट अपने मैक्सिमम का 1/8 हो गया। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। तो ये वाली जितनी भी बात थी ये सब क्या था? ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर बात थी। तो हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कई सारी चीज़ें सीखी हैं। अब हम सीखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि पहले तो मैंने क्या किया, कैपेसिटर को एक ऐसे बैटरी लगा के मैंने उसको चार्ज कर लिया, तो इन्फाइनाइट टाइम के बाद वो मैक्सिमम चार्ज हो गया। अब जब इसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करो कि उस बैटरी को हटा दो। बैटरी को हटा देंगे तो अब सर्किट कैसे बनेगा? सिर्फ उसमें कैपेसिटर होगा और उसमें रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और कैपेसिटर अब क्या होगा? फुल्ली चार्ज होगा। इसके ऊपर टी टाइम पे क्यू नॉट चार्ज स्टोर्ड है, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पे क्यू नॉट चार्ज स्टोर्ड है। और जब बैटरी लगा के मैक्सिमम चार्ज हमने स्टोर किया था उस टाइम पे करंट कितना था? 0 था। लेकिन जैसे ही अब मैंने इसको स्विच को बंद किया तो इसमें कौन सी एनर्जी है? इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो गई। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी टाइम के साथ ख़त्म होती जाएगी। तो ये ख़त्म कब हो सकती है? जब इसके अंदर का जो रखा हुआ चार्ज है वो ख़त्म होता जाए। तो पहले इस पर चार्ज था क्यू नॉट, टाइम के साथ ये चार्ज डिक्रीज़ होने लगेगा। जब ये चार्ज डिक्रीज़ होगा तो यहाँ से चार्ज फ्लो होना शुरू करेगा, तो इसमें करंट बहना शुरू करता है। इस जो भी सर्किट है इसमें करंट फ्लो होना शुरू होता है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इसमें जो करंट बहेगा तो करंट इसमें क्या जनरेट कर देगा? थर्मल एनर्जी जनरेट कर देगा। मतलब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तो हमने क्या किया, टी इक्वल टू 0 पे ये स्विच ओपन था और कैपेसिटर पे चार्ज क्यू नॉट स्टोर्ड था, तो ये चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर एट टी इक्वल टू 0 है। जैसे ही मैंने स्विच को बंद किया, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे मैंने इसको बंद किया, तो हुआ क्या कि टाइम के साथ ये जो चार्ज है ये डिक्रीज़ होना शुरू होता है। तो यहाँ पर ऐसे चार्ज फ्लो होना शुरू कर जाएगा। तो एट टाइम टी इक्वल टू टी, इस पे चार्ज कम होके कितना हो गया? क्यू, और इस पे चार्ज माइनस क्यू। तो यहाँ से कुछ चार्ज फ्लो कर गया होगा, तो जब चार्ज फ्लो करेगा तो वो करंट बनाएगा। तो यहाँ पे इस सर्किट में करंट मूव कर रहा है आई, और ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियली द कैपेसिटर हैज़ चार्ज क्यू नॉट
with time capacitor charge on the capacitor decreases and thus due to flow of that charge in the circuit current flows। तो हमें वही चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है कि टी टाइम पे कितना चार्ज है कैपेसिटर पे और टी टाइम में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जैसा हमने पहले सिनेरियो रखा था बिल्कुल वैसे ही रखेंगे। हमने क्या किया, इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाया। किरचॉफ लॉ लगाया हमने ए बी सी डी ए, यहाँ से लेकर यहाँ फ्लो करने में। ठीक है, तो चलो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ फ्लो कर चलते हैं तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, फिर करंट ऐसे जाएगा। कैपेसिटर है, कैपेसिटर के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट है तो ये हायर पोटेंशियल, यहाँ नेगेटिव चार्ज स्टोर्ड है तो ये लोअर पोटेंशियल, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वीसी। तो हमने किरचॉफ लॉ लगाया यहाँ से लेकर यहाँ जाने में, तो करंट डिक्रीज़ करता है, पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे गए तो पोटेंशियल कम हुआ, माइनस कितना कम हुआ, करंट इनटू रेजिस्टेंस आई आर। फिर यहाँ से लेकर यहाँ आए तो माइनस से प्लस हायर पोटेंशियल की तरफ गए तो पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ प्लस, और वीसी पोटेंशियल इंक्रीज़ हो गया। नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए पूरे लूप में जाके, ज़ीरो, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होना चाहिए। टी टाइम पे इस पे चार्ज था Q और इसका कैपेसिटेंस था C, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, Q/C, तो VC विल बी Q/C। तो हमने VC को रख दिया यहाँ पर Q/C। और यहाँ करंट देखो, करंट को कैसे लिखते हैं, वैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिखते हैं, लेकिन टाइम के साथ जो चार्ज है इसके ऊपर वो डिक्रीज़ हो रहा है। पहले चार्ज ज़्यादा है, बाद में चार्ज कम है, तो जो चार्ज है, चेंज इन चार्ज है, वो खुद कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर करंट कैसे लिखा गया, -dq/dt, क्योंकि चेंज खुद कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, तो करंट इन दिस सेक्शन, मतलब इन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर dq/dt नहीं लिखते, -dq/dt लिखते हैं, क्योंकि चार्ज टाइम के साथ कम होता जा रहा है। ठीक है, तो I विल बी -dq/dt। तो आपने क्या किया, जब I को ऐसे रखोगे, यहाँ पर I को रखोगे -dq/dt, तो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर जाएगा, प्लस r/dq/dt। VC को रखा Q/C = 0। ये वाला टर्म हम राइट हैंड साइड लेके गए। ठीक है, R से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो सेम वेरिएबल को एक साइड लेके आए, Q को यहाँ नीचे लेके गए, dt को हम यहाँ लेके गए, तो Q नीचे आ गया, dt ऊपर गया। फिर मैंने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट किया। लिमिट्स लगाएंगे, जब टाइम 0 था, t = 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज था Q0। ठीक है, और t टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, जो भी चार्ज स्टोर होगा वो। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। इंटीग्रेशन हमने सीखा था dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। ठीक है, तो dq/q का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ln q, लिमिट Q0 से Qt। ये कितना हो गया, -r/c, ये तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। और dt का इंटीग्रेशन हो गया टाइम 0 से t, तो लिमिट लगाया, q की जगह Qt माइनस ln q की जगह Q0 = -1/RC, t -0, तो यहाँ कितना बचा, t बचा। ठीक है, तो यहाँ पे ln a माइनस ln b = ln a/b होता है, तो हमने वो टर्म यूज़ कर लिया, -t/RC। हमने क्या किया, ln को इस तरफ लेके गए तो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, फिर Qt/Q0 = एक्सपोनेंशियल e की पावर -t/RC। Q0 को इधर लेके गए तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम = Q0 e की पावर -t/RC। ये Q0 है चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर एट टाइम t = 0, और Qt है चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, Qt = Q0 e की पावर -t/τ। अब RC को हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, तो यहाँ का भी हमने टाइम कांस्टेंट कितना बोल दिया है, RC। तो हमने इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिखा, Qt = Q0 e की पावर -t/τ। तो ये किस में हो गया, डिस्चार्जिंग के अंदर हो गया, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मैंने चार्ज लिखना सीखा तो करंट भी लिख सकते हैं। करंट हमने कैसे सीखा है कि -dq/dt, मतलब जो भी चार्ज का फंक्शन आएगा उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आगे सिर्फ उसको डिफ्रेंशिएट करने। तो करंट हमने लिखा -dq/dt, तो चार्ज को तो मैंने लिख दिया Q0 e की पावर -t/RC। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। Q0 कांस्टेंट है और इसके साथ, इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ गया, सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन है।
इसका डिफ्रेंशिएशन हमने सीखा था, क्या होता है कि ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है इनटू में ये -1/RC, ये अल्फ़ा की तरह बिहेव करेगा, तो अल्फ़ा से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। I इज इक्वल टू क्यू नोट बाय, ये क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू नोट बाय RC e की पावर -t/RC। तो क्यू नोट बाय RC को मैंने बोल दिया आई नोट। आई नोट इज़ द करंट फ्लोइंग इन द कैपेसिटर, ठीक है, कि ये कितने टाइम पे है, t इज इक्वल टू 0 पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा। तो मैंने आई नोट को क्या लिखा, आई नोट इज़ करंट थ्रू कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे आई नोट करंट फ्लो हो रहा होगा और t इज इक्वल टू t पे आई टी। तो ये हो गया करंट थ्रू कैपेसिटर एट टाइम t। ये कैपेसिटर में से बहने वाला करंट है, ठीक है, t टाइम पे, और एक कैपेसिटर में से बहने वाला करंट है t इज इक्वल टू 0 पे। तो हमने चार्ज लिखा डिस्चार्जिंग के अंदर, चार्ज ऑन दी कैपेसिटर, तो ये वाला फंक्शन आया। अब हम देखते हैं कि चार्ज कैसे क्या हो रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे इसको 0 रखोगे, e की पावर 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू नॉट। तो t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज है क्यू नॉट। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसको इन्फिनिटी रखोगे, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो चार्ज कितना हो गया, 0, मतलब चार्ज क्यू नॉट से 0 हो जाएगा, कब, टाइम t 0 से लेकर इन्फिनिटी पे, तो चार्ज डिक्रीज़ करता हो गया। जो भी चीज़ें डिक्रीज़ होंगी उनका डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसा ही बनेगा, ठीक है, तो इसका ये बन गया। फिर अगर मैंने निकाला वन टाइम कांस्टेंट में चार्ज कितना हो गया, तो टाइम कांस्टेंट टाउ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना रखोगे, यहाँ पर टाउ रखोगे, टाउ से टाउ कैंसिल, e की पावर -1 बनेगा, तो क्यू नॉट बाई ई हो गया, 1/e होता है 0.37, तो चार्ज कितना हो जाएगा 0.37 क्यू नॉट। क्यू नॉट कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज है t इज इक्वल टू 0 पे। तो मैं अभी भी ये चीज़ बोल सकते हो कि एक टाइम कांस्टेंट में चार्ज कितना बच जाएगा, 37% बच जाएगा, किसका, क्यू नॉट का। तो ख़त्म कितना हो गया, 63% ख़त्म हो गया। सेम वही बात जो पहले चार्जिंग के अंदर होती थी। ऐसे ही अगर मैं करंट निकालूं तो करंट क्या होगा, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विल बी आई नोट e की पावर -t/टाउ, जिसमें आई नोट का मतलब क्यू नॉट बाई RC होता है। तो t इज इक्वल टू 0, e की पावर 0 1 आई नोट, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी रखोगे, e की पावर -इन्फिनिटी 0, तो करंट 0। और एक टाइम कांस्टेंट में निकालना हो तो यहाँ पे टाउ रख दिया, टाउ से टाउ कैंसिल, e की पावर -1, तो ये नीचे चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.37। मतलब इसमें t इक्वल टू 0 पे करंट था आई नोट, इन्फिनिटी पे करंट था 0, तो ये फंक्शन ऐसे चले गया, इसका ग्राफ ऐसे बन गया। और एक टाइम कांस्टेंट में करंट डिक्रीज़ कर रहा है, तो एक टाइम कांस्टेंट में करंट कितना बच जाएगा, 37% इनिशियल करंट का बच जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा 63%। तो अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, चाहे वो चार्जिंग में हो चाहे डिस्चार्जिंग में हो, अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो एक टाइम कांस्टेंट में 63% इंक्रीज़ होगी, और कोई भी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, चाहे वो चार्जिंग में हो चाहे डिस्चार्जिंग में हो, कोई भी चीज़ अगर डिक्रीज़ होगी तो वो 63% डिक्रीज़ हो जाएगी, तो बचेगी 37%। इन वन टाइम कांस्टेंट चार्ज एंड करंट गेट रिड्यूस्ड टू 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, और यू कैन से रिड्यूस्ड बाय 63% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अगेन इसमें वो चीज़ें पूछ सकते हैं कि अगर मान लो कि ये टाइम के साथ ये चार्ज कम होता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो इसमें करंट जनरेट होना शुरू होगा, तो इसमें हीट बनना शुरू होगी, इसमें भी एनर्जी जो है पहले कुछ और एनर्जी आएगी, बाद में एनर्जी आएगी। पोटेंशियल पूछ सकते हैं, पोटेंशियल कितना जनरेट हुआ इसके अंदर और वी आर के अंदर, ठीक है, सेम बातें। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर विल बी, वी आर विल बी करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई विल बी क्यू नोट बाई आर सी, ई की पावर -t/टाउ, ये आर से आर कैंसिल, तो वी आर कितना हो गया, क्यू नोट बाई सी, ई की पावर -t/टाउ। ये फंक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये पता है कि रेजिस्टर में पोटेंशियल निकालते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट आपने याद कर लिया, उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर विल बी क्यू बाई सी, तो क्यू कितना हो गया, क्यू नोट ई की पावर -t/टाउ बाई सी, तो ये आ गया पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टाइम t।
जो पोटेंशियल रजिस्टर के अक्रॉस होगा टी टाइम पे, सेम उतना ही पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस होगा टी टाइम पे, क्योंकि इस पूरे लूप में नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0। यहाँ से यहाँ अगर पोटेंशियल कम हुआ तो फिर यहाँ से यहाँ पोटेंशियल बढ़ गया, तो जितना पोटेंशियल कम होगा उतना ही पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। तो इन दोनों के क्रॉस टी टाइम पे पोटेंशियल सेम रहेगा। तो वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम शुड बी इक्वल टू वी सी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। एनर्जी स्टोर निकालना हो, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे निकालते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो चार्ज लिखो, उसका स्क्वायर कर दो। अब क्यू का तो क्यू नोट का स्क्वायर, क्यू नोट स्क्वायर, इस पूरे टर्म का स्क्वायर ई की पावर अल्फ़ा उसकी पावर 3, मतलब ई की पावर 3 अल्फ़ा। पावर में ये चीज़ मल्टीप्लाई होती है, तो ये जो पावर है इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, ये टी स्क्वायर बाई टाउ स्क्वायर नहीं होगा, ये 2 जो होगा वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2t बाई टाउ बन जाएगा। जिसमें ये वाला जो पूरा टर्म है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, u इज़ इक्वल टू यू नॉट ई की पावर माइनस 2t बाई टाउ, वेयर यू नॉट इज़ द एनर्जी stored in capacitor at t इज इक्वल टू 0। ठीक है, टाइम के साथ चार्ज कम होता जाएगा, एनर्जी भी कम होती जाएगी। तो ये हमें क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, अ कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट इज़ डिस्चार्ज बाय कनेक्टिंग द 2 प्लेट्स एट t इज इक्वल टू 0। कि मतलब एक कैपेसिटर है, उसको पहले चार्ज कर दिया 100 वोल्ट तक, हमने एक बैटरी लगाई 100 वोल्ट की और टाइम के साथ वो चार्ज हो गया, फिर हमने वो बैटरी हटा दी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा। ठीक है, तो जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा उस वाले टाइम को हमने बोला t इज इक्वल टू 0। इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ड्रॉप्स टू 1 वोल्ट एट 10 मिली सेकेंड, वट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस एट 20 मिली सेकेंड। तो 10 मिली सेकेंड पे पोटेंशियल कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया, तो 20 मिली सेकेंड पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा वो फाइंड आउट करना है। तो डिस्चार्जिंग में हम चार्ज लिखते हैं, देखो चार्ज का क्या फंक्शन होता है, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विल बी इनिशियल चार्ज Q नॉट जो भी रहा होगा, ठीक है, 100 वोल्ट के हिसाब से जो भी चार्ज रहा होगा वो Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर एट टाइम t विल बी Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और ये कितना हो जाएगा, Q बाई सी होता है, तो यही Q नॉट बाई सी हमारा क्या है, V नॉट है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल का फंक्शन आया V एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विल बी V नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और V नॉट की वैल्यू कितनी है, V नॉट है हमारे पास 100 वोल्ट। तो अब ये गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, ठीक, t इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, जो पोटेंशियल गिवन है वो है 1 वोल्ट। तो ये डेटा इसमें पुट कर देंगे तो ये कितना आएगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 100 ई की पावर माइनस टाइम हो गया 10 मिली सेकेंड, तो इसको मैं 10 रख देता हूँ मिली सेकेंड के अंदर, डिवाइड बाय टाउ। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बात करें, एट t इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड, हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल हो जाएगा वी सी एट टाइम t, ये हो गया 100 ई की पावर माइनस 20 मिली सेकेंड डिवाइड बाय टाउ। अब हमें क्या करना है, हमें वी सी निकालना है इस इक्वेशन से। तो इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पूरे को मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये वाला इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर ई की पावर माइनस 10 बाय टाउ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 10,000 ई की पावर माइनस 20 बाय टाउ। इसको चलो बोल देते हैं 2, और ये हमारा इक्वेशन हो गया 3। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 2 वी गेट डिवाइड 3 बाय 2, तो हमें क्या मिलेगा, वी सी एट टाइम t
बाय ये कितना हो जाएगा 1, ये हो गया 100, ये हो गया 10,000, और इस पूरी क्वांटिटी से ये वाला पूरी क्वांटिटी कट जाएगी। e⁻20/τ डिवाइड बाई e⁻20/τ, ये पूरा क्वांटिटी कैंसिल। तो क्या बचा, Vc एट टाइम t इजगल टू 20 मिली सेकेंड। ये कितना आ जाएगा, 1010, ये आ गया 0.01 वोल्ट। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक सर्किट गिवन है जिसमें ये कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस और ये बैटरी। स्विच शॉन इन द फिगर इज़ केप्ट क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि इसको क्या किया, इसको पहले तो बंद रखा बहुत लंबे टाइम तक। तो क्या होगा कि ये जो बैटरी होगी ये इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगी, और ये बहुत ही लंबे टाइम तक ये क्या था, स्विच बंद था, तो मतलब ये फुल्ली चार्ज हो गया होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट चार्ज हो गया। नाउ द स्विच इज़ देन ओपन एट t इजगल टू 0। जब ये स्विच बंद था तो फिर मैंने इसको ओपन कर दिया और वहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट हुआ। उस वाले जैसे मैंने इसको ओपन कर दिया उसको बोल दिया t इजगल टू 0। फाइंड करंट इन द मिडल 10 ओम रजिस्टर एट 1 मिली सेकेंड। तो देखो इसमें क्या है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों एक साथ हो रही है। पहले तो क्या हो गया, पहले स्विच को मैंने बंद किया तो ये कैपेसिटर चार्ज होने लगा, तो बहुत लंबे टाइम तक बंद किया तो ये मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। तो पहले चार्जिंग वाला देखते हैं इसके अंदर। जब चार्जिंग हो रहा होगा और जब ये मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा कि जब ये मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी। तो स्टेडी स्टेट में ये कैसे बिहेव करेगा, ये ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो हमारा सर्किट सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा। ठीक है, चार्जिंग अप टू स्टेडी स्टेट। तो कैपेसिटर को मैंने ओपन कर दिया तो हमारा पास सर्किट ये बचा। ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 12 वोल्ट। ठीक है, उस टाइम पे इसके अंदर कुछ करंट जा रहा होगा, उसके वजह से यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे ये पोटेंशियल निकालना है V1 और ये पोटेंशियल हो गया V2। अब सिंस V1 और V2 दोनों रजिस्टर दोनों बराबर है तो V1 V2 ये दोनों भी बराबर पोटेंशियल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हो V1 रेशियो V2 सीरीज़ में कैसे बटेंगे, 10:10 विच इज़ इक्वल टू 1:1। मतलब दोनों रेजिस्टेंस बराबर थे तो V कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल का हाफ। V1 विल बी 1 डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल पोटेंशियल हो गया 12 विच इज़ 6 वोल्ट। मतलब स्टेडी स्टेट पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 6 वोल्ट का। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा। तो इस टाइम पे इसमें कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा स्टेडी स्टेट में, चार्ज स्टोर्ड कितना हो जाएगा, Q0 विल बी Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस C, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 ही होगा, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1। तो ये आ गया 25 इंटू 6 150, ये माइक्रो फैराड में था तो ये माइक्रो कूलम। इतना चार्ज स्टोर हो गया जब इसको बंद करके रखा। अब क्या किया, इसको ओपन कर दिया, इस वाली स्विच को हमने ओपन कर दिया तो ये तो सर्किट का पार्ट है ही नहीं, ये फुल्ली चार्ज हो गया। और ये फुली चार्ज कैपेसिटर क्या करेगा, इसमें थर्मल एनर्जी जनरेट करेगा, तो ये डिस्चार्ज होगा और इसमें थर्मल एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो अब क्या हो गया कि जब टाइम t इजगल टू 0 पे स्विच ओपन कर दिया, एट t इजगल टू 0 स्विच हमने ओपन कर दिया, तो हमारे पास जो सर्किट बचा वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला सर्किट बचा। ठीक है, ये हो गया 10 ओम, ये इसके ऊपर चार्ज, जब इसको फुल्ली चार्ज कर दिया था तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया था, ये Q0 इस पर चार्ज था। जैसे ही मैंने स्विच को ओपन कर दिया तो यहाँ से टाइम स्टार्ट हो गया, तो t इजगल टू 0 पे अब इस पे चार्ज कितना है, Q0, और वो टाइम के साथ क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ये हो गया इसका कैपेसिटेंस। टाइम के साथ ये जब ये चार्ज डिक्रीज़ करेगा तो इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो होना शुरू होगा। तो वही करंट हमसे पूछा है, करंट बताओ इसके अंदर एट टाइम 1 मिली सेकेंड। ठीक है, तो पहले इस सर्किट का हम टाइम कांस्टेंट निकालते हैं RC। तो विल बी RC, इसका R हो गया 10, कैपेसिटेंस हो गया 25। ठीक है, माइक्रो फैराड में, तो ये माइक्रो में हो गया तो 250 माइक्रो सेकेंड। तो इसको मैं मिली में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 0.25 मिली सेकेंड।
ठीक है, इंटू 10⁶/10⁶, ठीक है। फिर हमने टाइम कांस्टेंट निकाल लिया, मुझे तो करंट निकालना है। करंट कैसे निकालते हैं, जो भी चार्ज का फंक्शन होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। करंट का डायरेक्ट हमने सीखा था, करंट कैसे निकालते हैं। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विल बी, चलो ऐसे निकाल लेते हैं, चार्ज से निकालते हैं। Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना हो जाएगा इसके ऊपर, Q0 e⁻t/RC। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, करंट विल बी -dq/dt। तो जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे उस टाइम पे, तो इससे क्या हो गया था, इससे जो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया था, ये आ गया था Q0/RC e⁻t/RC। डायरेक्ट ये भी यूज़ कर सकते थे, करंट एज ए डायरेक्ट हमने याद किया है Q0/RC e⁻t/RC। अब हमें निकालना है एट t = 1 मिली सेकेंड। तो इसके अंदर 1 मिली सेकेंड रख देंगे, तो ये आ जाएगा I कितना हो जाएगा, ये हो गया Q0 इज़ 150, ठीक है, ये माइक्रो में है तो 10⁻⁻6 डिवाइड बाय RC जो यहाँ आया था RC, तो RC की वैल्यू हमने निकाली थी 250 माइक्रो सेकेंड। तो इसको ऐसे रख सकते हो 250 माइक्रो सेकेंड, तो 10⁻⁻6। ये यहाँ पर आ जाएगा e⁻, टाइम दिया हुआ है मिली में, तो इसको मैंने अगर ऐसे रखा 1 मिली सेकेंड, तो RC भी मिली सेकेंड में रखो तो ये आ जाएगा 0.25 मिली सेकेंड। तो देखो ये जो क्वांटिटी बच जाएगा I विल बी 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसको 5 पे कट करोगे तो ये हो जाएगा 3/5। यहाँ क्या बचेगा, मिली सेकेंड से मिली सेकेंड कट जाएगा, 0.25 नीचे, ये ऊपर जाएगा, तो 100/25, तो 4 हो जाएगा e⁻⁻4। तो इसको या तो ऐसे लिख सकते हो या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, I = 3/5 e⁻4, वेयर E की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.7।